students, we are doing chapter forms of business organization, in which we have done sole tradership or sole proprietorship. So in sole proprietorship, you know, there is a single person who invests money, all the profits belongs to him and all the losses belongs to him. So let us once again have a glance over sole trade. So in sole trade we have some limitations like limited capital. When there is one person, the capital is limited. So limited managerial skills. The managerial skills, because there is one person and the managerial skills is of one person. So next is unstable existence. In case the death of the sole trader, business comes into an end. So unlimited liability means the liability is unlimited in case business suffer losses. So the personal assets of the sole trader will be used for to pay the liabilities. So we can say sole trade में अगर हम बात करें तो हमारे पास लिमिटेड कैपिटल होती है, क्योंकि हमारे पास ऑनर सिंगल है, सिंगल ऑनर है तो लिमिटेड कैपिटल होगी. और अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और तो हमें लोन्स लेने होते हैं बाहर से जो हमें रीपे भी करने होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होता है, क्योंकि एक पर्सन है तो वो अपना सिर्फ स्किल ही यूज़ करता है, तो एक पर्सन सभी एस्पेक्ट्स में परफेक्ट नहीं हो सकता. तो जितना उसके पास स्किल है उसको यूज़ करके ही वो अपना बिजनेस कर सकता है. नेक्स्ट इज अनस्टेबल एग्जिस्टेंस. जो एग्जिस्टेंस है सोल ट्रेड का वो अनस्टेबल है. डेथ के साथ ही ट्रेडर की वो ख़त्म हो जाता है बिजनेस, या फिर वो पर्सन अगर उसके लायबल ही नहीं है कि वो उसके बिजनेस के एबल नहीं रहा, सपोज उसका एक्सीडेंट हो गया और वो उस कंडीशन में ही नहीं है कि वो बिजनेस आगे कंटिन्यू कर पाए, उस कंडीशन में भी अनस्टेबल एग्जिस्टेंस होता है. नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी. बिजनेस में अगर लॉसेस हो जाते हैं तो उसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज़ कर ली जाती है बिजनेस के लिए. So these are the limitations of sole proprietorship. So we have limitations of old system. That's why this gives birth to new system that is known as partnership organization. किसी भी अगर पुरानी चीज़ का कुछ limitations होंगी, कुछ नुकसान होंगे, उसकी वजह से हम ही नए कुछ सिस्टम पे शिफ्ट करते हैं. तो हमारे पास इस सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस हैं. अगर हम ये देखें सोल ट्रेडर, अगर हम देखें तो वो अगर स्मॉल बिजनेस की बात करें तो वो अच्छा है, बट अगर हम बिग बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस को एक लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं, उसके लिए ये ओल्ड सिस्टम है और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं. तो एक ओल्ड सिस्टम की जब कुछ लिमिटेशंस होती हैं तो हम स्विच ओवर करते हैं एक न्यू सिस्टम पे, और वो न्यू सिस्टम है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. सो आवर टॉपिक ऑफ टुडे इज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. सो व्हाट इज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन? इन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन व्हेन two or more persons willingly join hands together to earn some profits, then we call it partnership organization. Make it clear that there are two or more persons, at least 2 persons should be there, and we can have more persons in partnership organizations. From above 2 we can have, but limited minimum number is 2, at least 2 persons should be there. So they willingly join hands, that means they both should have agreed to run a business. So this is partnership organization. Definition of partnership organization: whenever they run business jointly, they invest money. Suppose if there are 3 persons, they are doing business, partnership business, and they are in partnership and they are doing business, they all will invest money.
they all will take part in managerial activities, and they all will share profits, and they all will also suffer losses. If business have losses, then they all will suffer losses also. अगर पार्टनरशिप की बात करते हैं तो 2 से ज़्यादा लोग जब मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो उसमें जब हम 3 लोग अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो इनकी इच्छा से ही वो बिजनेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो किसी भी पर्सन को हम अगर उसकी इच्छा के बिना ही अगर कहें कि वो पार्टनरशिप में इन्वॉल्व है तो ऐसा नहीं हो सकता। विलिंगली ही वो तीनों पार्टनरशिप में एंटर करेंगे। उसके बाद वो पार्टनरशिप में जब एंटर करेंगे तो उनको कैपिटल भी लानी होगी, मैनेजमेंट में भी वो पार्टिसिपेशन अपना देंगे, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन अपना देंगे, उसके बाद वो प्रॉफिट्स भी लेंगे, और कुछ अगर लॉसेस होते हैं तो उस केस में उनको लॉसेस भी सफ़र करने होंगे। तो हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे अब। Now we will talk about features of partnership organization. So what are the characteristics of partnership organization? First is more than one person. In partnership organization, there should be more than one person. That means at least 2 persons should be there in partnership to form a partnership organization, and the maximum number is 50. And the maximum number is 50. So if the partnership is having less than 2 members, that means if partnership is having 1 member, so the partnership is illegal, and the number is if above 50, then also partnership is illegal. अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 लोग होने ज़रूरी हैं, बट अगर 2 पर्सन से कम हो जाते हैं तो वो पार्टनरशिप इलीगल मानी जाती है। और अगर हम मैक्सिमम नंबर्स की बात करें तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर्स 50 हैं, और अगर वो 50 से ज़्यादा होते हैं तो भी पार्टनरशिप इलीगल होती है। तो दोनों केसेस में हमारे पास एक लिमिट्स हैं, लिमिट्स में ही हमारे पास मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट वी कैन से हैव एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। Existence of business, we can say business should be there. If we talk about partnership organization, एक business होना चाहिए। अगर पार्टनर्स मिलके कुछ कर रहे हैं तो कुछ अर्निंग्स होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, और जो बिजनेस होना चाहिए वो भी लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, एक लीगल बिजनेस होना चाहिए। वी कैन से लीगल बिजनेस और लॉफुल बिजनेस। तो कुछ ऐसा काम वो करेंगे मिलके जो लॉफुल हो और प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो। तो अगर हम बात करें कि कुछ लोग मिलके कुछ एक सोसाइटी चला रहे हैं जो लोगों को सर्व कर रही है, दैट मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होगा, तो बिजनेस नहीं होगा वहाँ पे, इसलिए वो लॉफुल पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानी जाएगी। सो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि एक एग्जिस्टेंस बिजनेस का हो और वो बिजनेस लॉफुल भी हो। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। There should be contract between the persons, and the persons of partnership organization we can say the partners. There should be contract in the partnership members. So there can be major partners and there can be minor partners. Major partners we can have plus above 18-year age, we can say those are major partners, and if we talk about minor partner, no minor partner is allowed in partnership organization. So if minor partner is not allowed, which section? Section 30 says that minor partner is not allowed in
partnership organization. And Partnership Act 1932 section 30 says that partnership organization should be contractual relationship and there should not be minor partner in the firm, and minor partner can be there only in the case of profit. हमारे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट. तो हम एग्रीमेंट होता है और वो हमारा पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 30 कहता है कि माइनर को हम पार्टनर नहीं ले सकते. माइनर मीन्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स. तो 18 ईयर्स की एज से कम वाले पर्सन को हम पार्टनर नहीं ले सकते. मेजर पार्टनर्स ही सिर्फ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे. मेजर पार्टनर्स ही सिर्फ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे. और अगर माइनर पार्टनर पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में एक मेंबर भी है जो कम है 18 इयर्स की एज का, तो हम ये कहेंगे कि वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ही पार्टनर होगा. लॉसेस के टाइम पे मान लो अगर हमें लॉसेस हो जाते हैं बिजनेस में तो वो उसको सफ़र नहीं करने होंगे. तो माइनर पार्टनर के लिए सेक्शन 30 ये कंडीशन कहता है. नेक्स्ट इज प्रॉफिट मोटिव. द मेन पर्पस इज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन वी कैन से इज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस. वी आर हैविंग बिजनेस इन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. So in business profit should be the motive. If we are running a partnership organization and we can say we are running a business not for profit, so that will not be called partnership organization. अगर कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जो सर्व करता है सोसाइटी को, तो उसमें हमारा बिजनेस ऐसा हो जिसमें हम प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव नहीं है, तो वो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी. तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि उसका मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना हो. हाँ, ये हो सकता है कि बिजनेस में आपको लॉसेस भी हो सकते हैं, बट हमारा मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही होना चाहिए. नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप. So between the partners there should be relationship of principal and agent, or we can say mutual agency. This concept is also known as mutual agency. So there should be relationship of principal and agent between the partners. Each partner binds others for his act. अगर एक पार्टनर कुछ काम कर रहा है, A, B, C 3 पार्टनर्स हैं, अगर एक पार्टनर कुछ काम कर रहा है तो वो दूसरे दोनों पार्टनर्स को भी बाइंड कर लेता है अपनी एक्टिविटीज के थ्रू. और अगर कुछ और पार्टनर्स काम करते हैं, ये पार्टनर्स कुछ एक्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन खुद भी बाउंड है उनके एक्ट से. सो वी कैन से 3 of these persons are bound to each other. This is the relationship of principal and agent. Next feature is unlimited liability. Unlimited liability means liability of the partners can be unlimited. Suppose there is a case of dissolution of partnership. Dissolution means when partnership comes into end. Suppose there is a death of a partner and suppose there are 3 partners A, B and C. A died. So partnership form that at that time come at the point of dissolution. Means partnership वहाँ पे खत्म हो जाएगी. तो जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जब पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, या फिर हमने सपोज टाइम ड्यूरेशन सोचा हुआ है कि हम 5 इयर्स के लिए ही पार्टनरशिप करेंगे, तो 5 इयर्स के बाद जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो डिसॉल्व के टाइम पे पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड भी हो सकती हैं. किस केस में कि मान लो अगर हमने असेट्स यूज कर ली बिजनेस की, तब भी हम लायबिलिटीज को दे नहीं पा रहे हैं लोगों की, तब उस केस में
पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स भी यूज करी जा सकती हैं, पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स भी यूज करी जा सकती हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में लायबिलिटीज को पे करने के लिए। तो ये डिसोल्यूशन के केस में होगा। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, सो पार्टनर्स हैव नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। इफ देयर आर 3 पार्टनर्स, so A is having no personal separate individuality apart from partnership organization, कि एक पर्सन अगर पार्टनर है तो पार्टनरशिप से हट के उसकी कोई अलग से उसका कोई असेट नहीं होगा। अगर पार्टनर है तो वो बाउंड है सारी एक्टिविटीज के लिए जो एक पार्टनरशिप करती है। अगर पार्टनरशिप कोई एग्रीमेंट में है तो ऑटोमेटिकली वो एग्रीमेंट उस पार्टनर पे भी अप्लाई होता है, क्योंकि वो पार्टनर भी पार्टनरशिप का एक पार्ट है। सो उसकी कोई सेपरेट इंडिविजुअलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज अटमोस्ट गुड फेथ। सो हियर द बिजनेस इज अपॉन टू 3 persons. So there are 3 persons in partnership. Here in this case, suppose in partnership organization number of persons are there and there should be good faith between them. Without good faith they can't do a business. So among partners there should be good faith and they should pass information to other partners also, and they should consult with other partners also. Next is restriction on transfer of interest. So if a partner wants to transfer his interest, transfer means suppose I want that a partner should come in partnership form. Suppose my brother, I want to come that he should be a partner and we will have 4 partners then. There are having 3 partners and I want my brother in the partnership organization. But B and C are not agree. So if B and C are not agree, so I am not allowed to bring to have my brother in the partnership organization. कि रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि अगर कुछ पार्टनर्स करना चाहते हैं तो दूसरे पार्टनर्स भी उसमें अग्री होने चाहिए। तो सभी पार्टनर्स एग्री होंगे तो कुछ काम होगा। मान लो अगर हम एक और पार्टनर को एंटरटेन करना चाहते हैं, एक नए पार्टनर को लाना चाहते हैं अपनी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन में, तो बाकी के पार्टनर्स अगर एग्री होंगे तभी वो पार्टनर हम एंटरटेन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं। तो सभी की अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। सो देयर इज़ अ रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अगर मुझे इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो उस पर रिस्ट्रिक्शन है कि मुझे बाकी के पार्टनर्स पे भी कंसल्ट करना हो।